9 वर्षों में पूरे देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में हैं और हमारे साथ जनपद फर्रुखाबाद के काफी लोकप्रिय सांसद मुकेश राजपूत जी हैं और जो आज सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आज मीडिया से रूबरू हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर बताइए, जिस तरीके से जनपद फर्रुखाबाद में आपको जनसेवा करते हुए 9 सालें हो गई हैं, कुछ विशेष कार्य जो आपने यहाँ की जनता के लिए किए हो, आपको लगता हो इस फर्रुखाबाद जो है कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था और आपके अथक प्रयासों से और भी जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से या फर्रुखाबाद में कुछ अच्छा हुआ हो, तो जरा उसके बारे में बताएं, जो कि हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों में पहुंच सके कि जनपद फर्रुखाबाद में आपने अब तक क्या क्या विकास कार्य कराए जो मुख्य हो। देखिए, फर्रुखाबाद में बिजली में बहुत पिछड़ा हुआ जनपद था। यहाँ बिजली या तो छिबरामऊ से आती थी और या मैनपुरी से आती थी और उस समय बिजली का बहुत ज्यादा खपत नहीं थी उस समय बिजली की। आज बिजली की खपत बहुत बढ़ गई है। हर गांव के लिए, हर मजरे के लिए बिजली पहुंच गई। हर घर में एसी, पंखा, कूलर, समरसेबिल और हर खेत के लिए समरसेबिलें हो गई हैं। तो इस समय 2014 से पहले और आज देखें तो कम से कम 10 गुना ज्यादा 2014 से इधर 10 गुना ज्यादा बिजली का खपत बढ़ी है। उसके बावजूद भी यहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा में आ रही, क्योंकि यहाँ पर 220 केवीए के 2 पावर हाउस यहाँ पर बनके तैयार हुए, बिजली घर बनके तैयार हुए हैं। इसी तरह एक और 400 केवीए का पावर हाउस और एक बन रहा है और 400 केवीए का पावर हाउस बन जाएगा तो वो फर्रुखाबाद जनपद से के साथ साथ में आसपास के 3-4 जनपदों को भी बिजली आपूर्ति करने की क्षमता रखेगा। वो लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से है और ये दोनों बने हैं 220 करोड़ रुपए की लागत से। तो इस फर्रुखाबाद को मैं कह सकता हूँ कि बिजली में आत्मनिर्भर फर्रुखाबाद बना। दूसरा, हम कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद जनपद में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था। मैंने भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, सहयोग से, यहाँ पर नितिन गडकरी जी के उसके प्रयास से ये यहाँ पर 730 राष्ट्रीय राजमार्ग बेवर से लेकर फर्रुखाबाद होते हुए, शाहजहांपुर होते हुए पीलीभीत तक ये रोड स्वीकृत कराया। इसमें मेरे साथ साथ में 3-4 सांसद और उस समय लगे थे, उन सबका भी प्रयास हमारे साथ रहा। लेकिन वो सड़क 730 बहुत तेजी से बन रही है। ये फर्रुखाबाद जनपद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि फर्रुखाबाद जनपद को भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का हम लोगों का प्रयास सफल हुआ। दूसरा, तीसरा, मैं कह सकता हूँ कि अपना जो कानपुर से लेके मथुरा तक इस लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ था, ऐसे ही फर्रुखाबाद से लेके हम सिखोवाबाद तक जाते इस लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। तो जो भी अच्छी ट्रेनें थी वो कानपुर से इधर से नहीं गुजर सकती थी, जो हाई स्पीड ट्रेनें थी वो इधर से नहीं गुजर सकती थी। हमने 2014 के बाद 2016-17 में ये दोनों का लाइनों का विद्युतीकरण कराया और कराने के बाद आई यहाँ पर स्पीड वाली ट्रेन, हाई स्पीड वाली ट्रेनें यहाँ से गुजर रही हैं। बहुत से गांव, बहुत से मजरों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था। आज हर गांव में, हर मोहल्ले में विद्युतीकरण हो गया है और बिजली की आपूर्ति हो रही है। दूसरा, सभी गांव, सभी मजरे सड़क मार्ग से जुड़ गए हैं और प्रधानमंत्री सड़क योजना से और सेंट्रल रोड फंड की योजना से भी यहाँ पर सड़कों का निर्माण कराया। दूसरा, हम कह सकते हैं कि नमामि गंगे के अंतर्गत 234 करोड़ रुपए का एक एसटीपी प्लांट भी यहाँ फर्रुखाबाद में बन रहा है। फर्रुखाबाद में ऐसे कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं जिससे मैं कह सकता हूँ कि फर्रुखाबाद जनपद आगे आने वाले अपने फ्लाईओवर बन के तैयार हो गए और 2 के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, 2 और फ्लाईओवर फर्रुखाबाद जनपद को मिले। ये मैं आपको मुख्य चीजें बताई जो लंबी। ऐसा जैसे आपको यहाँ 9 सालें हो गई हैं और कहीं न कहीं अब 2024 का भी चुनाव लगा हुआ है। अभी बीते दिनों में उप मुख्यमंत्री का भी दौरा था, कहीं न कहीं वो भी जनता से भी अपील करके गए हैं 2024 के लिए तैयार रहिए और कहीं न कहीं आपको आशीर्वाद भी देकर गए हैं। आपको क्या लगता है, अगर आपको अगली बार मौका मिलता है, क्या ऐसे काम है जो अछूते रह गए हैं जनपद के लिए, अगर आपको आगे मौका मिलता है तो आप जनपद को वो सौगातें आप देंगे? देखिए,
मैं अभी भी उसके लिए प्रयासरत हूँ, लेकिन समय समय पर काम, जैसे अपने यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे का लिंक एक्सप्रेस वे लाना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये गंगा एक्सप्रेस वे जिस दिन बन जाएगा उस दिन हम लिंक एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद जनपद को देंगे। तो लिंक एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद जनपद को लाना, दूसरा अपने फर्रुखाबाद जनपद से दिल्ली के लिए एक ट्रेन बढ़वाना और भी अन्य जगहों के लिए नई ट्रेनों का संचालन कराना, ये हमारा यहाँ से इलाहाबाद के लिए भी एक ट्रेन को चलाना, ऐसी हमारी कई योजना है। और जनपद में जितनी भी रोडें बची हैं, चाहे गांव की हो चाहे मजरों की हो, उन सबको हम 7 मीटर जोड़ने का हमारा सपना है। इसको पर्यटन क्षेत्र में कैसे बढ़ावा मिले, बाहर के लोग यहाँ फर्रुखाबाद में घूमने के लिए आए, इसके लिए मेरी योजना है कि यहाँ पर चिड़ियाघर या बोटनिकल बोटनिकल पार्क या कुछ ऐसा बने जिससे लोग यहाँ देखने के लिए भी लोग आए। रामनगरिया मेला हो या कोई भी अपना अभी कामन मेला है, उसे भव्य दिव्य कैसे बनाए, इस पर भी मेरा अपना प्रयास है। और गंगा के तटों को भी और सुंदर कैसे भव्य दिव्य किया जाए, इस पर भी मेरा प्रयास है और मैं निरंतर इस पर लगा रहता हूँ। कहीं न कहीं ये सब योजनाएं हमारी पाइपलाइन में है और इन्हें मैं ठीक कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सर, प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को और कई से ज्यादा कंपनियों को लगवाने के लिए बिजनेसमैनों से संपर्क कर रहे हैं। कई जी समिट की बैठकें भी हुई। क्या कारण रहा है कि यहाँ फर्रुखाबाद में जो इंडस्ट्री का मुद्दा है हमेशा से ज्वलंत रहा है, विपक्ष ने भी मुद्दा साधा है, क्यों यहाँ पर कोई आकर इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता है? क्योंकि सरकार तो सब्सिडी देती है ना, सरकार इंडस्ट्री नहीं लगाती है, सरकार सब्सिडी देती है। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि अन्य प्रदेशों में या फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जो है ज्यादा कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं, जबकि फर्रुखाबाद इससे अछूता रह रहा है? देखिए, कोई भी इंडस्ट्रीज है, जो उद्योगपति हैं वो महानगरों की तरफ ज्यादा रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कानपुर में महानगर है, तो वहाँ लखनऊ महानगर है, गाजियाबाद महानगर है, नोएडा, ऐसे ही तरह का जो भी इलाहाबाद हुआ, जो महानगर जहाँ से, वो लोग वहां पर इंडस्ट्री ज्यादा लगाने को महानगर में पहले प्रायोरिटी लोग उद्योगपति देते हैं। और ये एरिया जो है पहले से ही यहाँ पर पिछड़ा हुआ एरिया रहा, लोगों ने, पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी और जो है बिजली की समस्याएं, ये पहले से कुछ निदान होती और इन निदान होती तो यहाँ पर भी इंडस्ट्री लगती। अब जैसे ये अपना गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगा और लिंक मिल जाएगा और एक अपना जो गाजियाबाद से लेके कॉरिडोर, जो ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, तो मुझे लगता है कि जरूर इस क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगी। सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। और सर, जैसे जनपद फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें, यह नगर पालिका है और नगर पालिका का जो सीमा विस्तार है, कहीं न कहीं पता ही नहीं चलता है कि बहुत से गांव जो है नगर पालिका में लग रहे हैं और यही नहीं पता चल पाता है कि ये नगर पालिका में है या गांव में है या नगर पंचायत में है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि नगर पालिका को अब नगर निगम में परिवर्तित किया जाए? क्या फर्रुखाबाद उस मानक को पूरा नहीं करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन यहाँ के जो चेयरमैन है वो जानबूझ के इसे नगर महापालिका नहीं बनने देना चाहते हैं और वो इसका, उनके अधिकारी इसके प्रस्ताव को नहीं भिजवाते हैं और कहीं न कहीं वो इसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा अगली बार की इस नगर महापालिका बने। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कहीं न कहीं मैं देखता हूँ, जनपद में देखता हूँ, आप भी जनता के बीच में काफी ज्यादा रहते हैं और जनता के जमीनी स्तर पर जाकर उनका दर्द समझते हैं। तो एक पिछली जब विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किसानों को आश्वस्त किया था, जब विपक्षियों ने काफी मुद्दा उठाया था कि आवारा जो बेसहारा गाय हैं ये घूमती हैं, तो इनके लिए सरकार कई प्रयास भी कर रही है, उसके लिए गौशाला भी खोल रही है। लेकिन इसका स्थायी समाधान सर क्या है? क्योंकि अगर हम गौशाला में एक जानवर अगर हम बंद करते हैं तो लोग 4 जानवर छोड़ देते हैं। इससे कैसे उनको जागरूक किया जाए और क्या किया जाए जिससे इनसे निजात मिले? क्योंकि आधे से ज्यादा एक्सीडेंट जो है ये बेसहारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं इन्हीं से होते हैं। इसके लिए क्या आपका संदेश रहेगा और क्या आपकी सरकार का प्रयास रहेगा? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन शपथ ली, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बूचड़ खाने जो गाय हैं वो कटेंगी नहीं। तो उसके बाद में आपने देखा 2, 3, 4, 5 महीने में गायों का काफी हुआ, किसानों की फसलें चौपट होने लगी। उसके बाद तुरंत माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके विभाग के द्वारा, उनके संबंधित मंत्रियों के द्वारा
काफी एक्शन लिया गया और काफी कंट्रोल कर लिया। और ये बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ लोग दूध दूहने के बाद में जानवरों को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद शाम को फिर उसे बांध लेते हैं, फिर शाम दूध निकाल देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को भी बताना पड़ेगा जानवरों को अपना ना छोड़े। कहीं एक्सीडेंट जिससे होता है, कोई घटना दुर्घटना घटती है, उसमें हमारे आपके परिवार का ही सदस्य होता है। और जो लोग जानवर छोड़ते हैं वही लोग इस पर ज्यादा क्वेश्चन भी उठाते हैं और अपना जानवर छुटा उन्हें दिखाई नहीं देता। जैसे किसी से कहो कि तुम दोषी हो तो एक उंगली उनकी तरफ है, तीन उंगली मेरी तरफ है, हम इससे मतलब 3 गुने ज्यादा। तो इसलिए कि इसका भी जो मैं देखता हूँ, जो लोग जानवर छोड़ते हैं वही इस चीज को ज्यादा उठाते हैं। वैसे आम आदमी में, जो मेरी भी खेती है, ऐसा नहीं मेरी खेती नहीं, और तो मैं भी किसान हूँ, तो मुझे मालूम है किसानों से कोई फसल को नुकसान नहीं इस समय हो रहा है। और ये तो हमेशा रहा है कि जानवर जब रहेंगे तो उसकी रखवाली खेत की करनी पड़ेगी। अब उसको लोग ये सोचते हैं कि हम घर पर पड़ के सोए तो जानवर नहीं नुकसान करेंगे, तो लोग नुकसान करेंगे। लोग नुकसान नहीं करेंगे तो चोर नुकसान करेंगे। कोई ना कोई, हर आपकी अपनी फसल है, उसकी देखभाल तो करनी एक सर जैसे सरकार जो है कह रही है कि जमीन में पानी कम हो रहा है धीरे धीरे, और सरकार जो है हर घर नल की व्यवस्था कर रही है, हर घर जल पहुंचा रही है, और इसके लिए और दूसरी तरफ सरकार कह रही है समरों का यूज कम किया जाए, जो जमीन में पानी की कमी आ रही है। तो अगर किसान जो है नहरों के ऊपर भी अगर निर्भर होना चाहे, अगर उन 2000 से पहले की अगर बात की जाए तो हमारी और आपकी सभी खेतियां नहर से सिंचाई होती थी, और आज नहर की जो व्यवस्था है पिछली सरकारों ने अपनी सस्ती लोकप्रियता चमकाने के लिए नहर की आम पासी भी माफ कर दी। मुझे लगता है अगर उसका छोटा सा टैक्स भी ले लिया जाए, लेकिन नहरों में पर्याप्त पानी दिया जाए। इसके लिए एक तरफ सरकार सब डिजिटल कर रही है कि हर चीज डिजिटल कर रही है, तो किसानों जो नहर से पानी लेते हैं, उससे जुड़े हुए जिनके खेत हैं, उनके नंबर को अगर जोड़ दिया जाए, उनको अपडेट किया जाए कि इस तारीख में आपका पानी आएगा, एक कैलेंडर जिस तरीके से पहले निर्धारित होता था या कोई, तो ये सब व्यवस्थाएं लचर बनी हुई हैं। इसके लिए आप सब क्या प्रयास करेंगे कि वो किसान अगर नहर से पानी लेना चाहे, और क्योंकि नहर में पानी नहीं आता, कोई सिस्टम ही नहीं है, ये बहुत व्यवस्था सर बिगड़ी हुई है। देखिए, पानी नहर से सिंचाई सबसे सस्ती सिंचाई पड़ती है। किसानों के लिए सबसे सस्ता सिंचाई का साधन नहर ही होता है। नहरों में पानी पहले की तुलना में काफी अच्छा आ रहा है और आगे भी हम प्रयास करेंगे और भी अच्छा पानी आए। तरीके से आपने कहा नहरों में पानी पर्याप्त आ रहा है। निचली गंगा नहर, अगर जनपद फर्रुखाबाद की बात करें, निचली गंगा नहर है, यहाँ से पूरी पूरी साल हम देखते हैं कभी पानी 2 दिन 4 दिन आ जाता है और सूखी पड़ी रहती है। किसानों का दर्द है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है ये प्रस्ताव आपको देना चाहिए, इसको डिजिटल माध्यम में करना चाहिए, किसानों को अपडेट रहे नहर में पानी कब आएगा कब नहीं आएगा। इस पे हमें लगता है आपको विचार करना चाहिए। ठीक है, आपने सुझाव दिया, इसका पर भी मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराऊंगा। और दूसरी बात सर, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, उन्होंने जितने भी विकास कार्य कराए हैं अपने तय समय में पूरे किए हैं। लेकिन अगर जनपद फर्रुखाबाद में जिस तरीके से आपने बताया है कि 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं, क्या कारण रहा है कि तय समय से भी ऊपर का, बहुत ऊपर का समय हो गया है और रूट को भी डाइवर्ट किया गया है और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जानकारी भी है तो इस पर क्यों नहीं कड़े कदम उठाए गए, और आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, बराबर हम लोग संपर्क में हैं और बराबर अधिकारियों के टच में हैं और बराबर काम चल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, यही फ्लाईओवर नहीं, आप कोई भी कहीं के भी फ्लाईओवर पर नजर डालें और उन फ्लाईओवरों का आप इतिहास भूगोल पता करें, कई साल में बन के तैयार हुए। उससे जल्दी ही ये फ्लाईओवर बन के अपने जनपद में तैयार होंगे। मैंने तो समय सीमा अन्य जनपदों की भी देखी है, अपने जनपद की भी देखी है। आपको तो हम लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, कम से कम फर्रुखाबाद जनपद फ्लाईओवर रहित था, आज फ्लाईओवर युक्त हुआ है और 2 बन गए। 2 के लिए भी भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई, स्टेट गवर्नमेंट से वित्तीय स्वीकृति के लिए रह गई। जैसे वित्तीय स्वीकृति मिलेगी 2 गांव पर काम और चालू। सरकार इतने बड़े बड़े काम कर जाती है तय समय में, लेकिन एक फ्लाईओवर 5-5 साल ले रहा है। और अगर यहाँ सुगरुल्लापुर की बात की जाए, वहां तो सर्विस रोड भी नहीं दिया गया है, 15 किलोमीटर का रूट डाइवर्जन है, इंटर कॉलेज भी है, वहां अभी पिछली बार से एक बच्चे की भी कटकर मौत हो गई। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जनता का दर्द है। मैं जनता की बात एक माध्यम के रूप में आपके पास पहुंचा रहा हूँ, और कब तक उम्मीद की जाए और आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आपका दर्द है, जनता का दर्द है, क्षेत्र की जो समस्या है वो संबंधित जो भी अधिकारी हैं उन संबंधित अधिकारियों से बात कर रहा हूँ बराबर। उन्होंने अभी भी 16 तारीख को बैठक थी, तभी मैंने इसको बात अपने पीएस को भेज के बात कहलवाई, तो उन्होंने 3 महीने का समय मांगा।
3 महीने के अंदर मैं चालू कर दूंगा। अब वो अधिकारी जब कोई बताते, ठेकेदार बताता, तो उसके अंतर्गत वो काम उन्हें दिया है, काम के अंतर्गत कर रहे हैं। नहीं होगा तो उन पर विभागीय कार्रवाई ठेकेदारों पे कराऊंगा। सर एक मिनट, शमशाबाद जो रेलवे स्टेशन है उससे 2 ब्लॉक और 2 नगर पंचायतें लगती हैं। काफी ज्यादा मुद्दा गरमाया रहता है कि सुबह की जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो वहां नहीं रुकती है। इसके लिए क्या विचार है, क्या आगे वो रुकेगी या नहीं रुकेगी? बहुत दिन से ये मुद्दा आपके पास कई लेटर पत्राचार के माध्यम से जो है आया है। अब देखेंगे कहीं पर इसकी बात करके। वैसे तो मैंने अभी तक इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हाँ कायमगंज में स्टॉपेज के लिए देखा है, बड़ी स्टेशन कुछ ट्रेनें रुके हैं, क्योंकि मंजना और फरुखाबाद में, सिकंदरापुर में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। हम लोग जब अधिकारियों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो फास्ट ट्रेनें हैं वो कम से कम 30 किलोमीटर से पहले हम नहीं रोकेंगे, 20 किलोमीटर से पहले नहीं रोकेंगे। फास्ट ट्रेन और सुपर फास्ट ट्रेनें जो है, ये उनका लगता है कि लोकल की, अब वो हम जब हमारा यात्री है कि हम फास्ट ट्रेन का किराया देते हैं और हम हर स्टेशन पर रोकेंगे तो लोकल ट्रेन हो जाएगी, तो फास्ट ट्रेन कहाँ होगी? फास्ट ट्रेन की मतलब नॉर्मल जो एक्सप्रेस है वो हर स्टेशन पे लगभग रुकती है। सुबह की ट्रेन जाती है 7:30 बजे, वो नहीं रुकती। पैसेंजर ही गाड़ियां सब रुकती हैं। पैसेंजर गाड़ियां हर स्टेशन पर रुकती हैं। एक्सप्रेस गाड़ियों का एक मानक होता है इतनी दूरी पर। आपको हमसे कोई प्रश्न पूछना है? नहीं। कुछ भी मीडिया के माध्यम से या कोई जनता को 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, कोई जनता को संदेश देना चाहते हैं? इस समय आप स्क्रीन पर हैं, देश के तमाम हिस्सों से लोग आपको देख रहे हैं। 2024 चुनाव नजदीक है और पार्टियों ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं, और आप भी जनपद के काफी लोकप्रिय और बेदाग छवि के नेता हैं, वो शांतिप्रिय हैं। मैं भी आप पे रिसर्च करता रहता हूँ, जानकारी लेता रहता हूँ। फिर भी अगर कोई संदेश देना हो 2024 के लिए, या और कोई जनता को संदेश देना हो, या हमसे कोई सवाल पूछना हो। आपसे तो कोई सवाल नहीं पूछना, जनता के लिए जनता से यही निवेदन करूंगा, माननीय मोदी जी के 9 वर्ष गरीब सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, और आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश को कहां से कहां ले जाके रख दिया। आज आपके प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए, आओ भगत करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे सेल्फी खिंचाने के लिए, उनकी बातों और मार्गदर्शन लेने के लिए लोग उन्हें निमंत्रण बुलाते हैं। छोटे मोटे देश नहीं, अमेरिका जैसा देश हो, रसिया जैसा हो, चाइना जैसा हो, विश्व का कोई भी बड़ा से बड़ा महाशक्ति हो, वो हिंदुस्तान के माननीय नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता है और उनसे कुछ सीखना चाहता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसा देश के प्रधानमंत्री, जनता से कहूंगा, इस तरह से आपको हिंदुस्तान ने आप सबके प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया, और उन्हें आगे भी अपना आशीर्वाद इसी तरह देते रहे, जिससे पूरे विश्व में, इधर हिंदुस्तान में गरीब का कल्याण भी करते रहे, और विश्व में हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाते रहे। अपने सेनाओं का भी किस तरह से 2014 से पहले सेना की स्थिति क्या थी, हमारे देश की और क्या स्थितियां थी, हमारे सैनिकों के लोग सर काट ले जाते थे और उसे सोशल मीडिया में फोटो की तरह, गेंद की तरह उसे उछालते थे। आज कहीं हिंदुस्तान के सैनिक का किसी तरह से कोई अपमान कर नहीं सकता, कोई भी देश। हमारे देश का सैनिक किसी की भी देश से सैनिक से कम नहीं है। हमने गलवान में दिखाया हमारे सैनिकों ने, हम चाइना से भी डरने वाले नहीं। तो ये इस तरह से जो मजबूती हमारे सैनिकों में भी आई है, और पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभर रहा है, एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश की जनता को माननीय मोदी जी को और सपोर्ट, सहयोग और आशीर्वाद बड़ी मात्रा में देना चाहिए। जिस तरह से पूरे विश्व में माननीय मोदी जी की प्रशंसा होती है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के विरोधी दल भी विरोध करें, ठीक है, लेकिन यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब मोदी लहर कायम है, तीसरी बार हुई। मोदी लहर कायम है और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जनपद फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत थे। काफी लोकप्रिय छवि और काफी बेदाग छवि के नेता हैं, जनता से काफी जुड़े रहते हैं, और हमने सरकार के 9 साल पूरे होने पर इन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि अगर हमें आगे भी मौका मिलता है तो हम जनपद के लिए क्या क्या सौगात लाएंगे। और जहां शमशाबाद रेलवे स्टेशन पे जो एक्सप्रेस का एक मुद्दा है वो गरमाया हुआ था, उसको लेकर भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हम कई और जनप्रतिनिधियों का आपको साक्षात्कार दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।